नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आप सबके समक्ष जूनियर सहायक अध्यापक शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु हिंदी से संबंधित प्रैक्टिस सीट संख्या 29 लेके आए हैं। अभी तक हम लोगों ने इसके अंतर्गत कुल 28 प्रैक्टिस सेट देखे हैं, जिसका वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट से प्राप्त कर देख सकते हैं। इसके अलावा इन सब का पीडीएफ जो है आप मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अपभ्रंश काव्य का प्रसिद्ध छंद कौन सा है। बताइए आप लोग, अपभ्रंश काव्य का प्रसिद्ध जो छंद है वह कौन सा है। कड़वक है या फिर पधड़िया है या फिर रास है या फिर दूहा है। तो अपभ्रंश काव्य का जो प्रसिद्ध छंद है वह है पधड़िया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पृथ्वीराज रासो मूलतः किस तरह का काव्य है। बताइए आप लोग, पृथ्वीराज रासो मूलतः किस तरह का काव्य है। वीर काव्य है, श्रृंगार काव्य है या फिर प्रशस्त काव्य है या फिर संदेश काव्य है। तो पृथ्वीराज रासो मूलतः वीर काव्य है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तन चितौर मन राजा कीन्हा, इस पंक्ति में किस प्रकार की वर्णन शैली का प्रयोग हुआ है। कथात्मक शैली का या फिर समासोक्ति परक शैली का या फिर अन्योक्त परक शैली का या फिर रूपक अतिशोक्त परक शैली का। तो इसमें जो है समासोक्ति परक शैली का प्रयोग हुआ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भाषा भूषण के रचयिता कौन है। बताइए आप लोग, भाषा भूषण के रचयिता कौन है। भूषण है या फिर देव कवि हैं या फिर कुलपति सिंह है या फिर जसवंत सिंह है। तो भाषा भूषण के रचयिता जो है जसवंत सिंह है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नई कहानी की विशेष उपलब्धि किस क्षेत्र में नहीं रही। बताइए आप लोग, नई कहानी की विशेष उपलब्धि जो है किस क्षेत्र में नहीं रही। बदलते सामाजिक पारिवारिक रिश्तों के चित्रण में या फिर महानगरी संत्रास के चित्रण में या फिर व्यक्ति के अकेलेपन के चित्रण में या फिर राजनीतिक मोहभंग के चित्रण में। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, महानगरी संत्रास के चित्रण में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है। बताइए आप लोग, ध्वन्यालोक के रचयिता कौन है। आनंदवर्धन है या फिर अभिनव गुप्त है या फिर आचार्य मम्मट है या फिर राजशेखर है। तो ध्वन्यालोक के जो रचयिता है वह है आनंदवर्धन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अंधे की लकड़ी का अर्थ है। बताइए आप लोग, अंधे की लकड़ी का क्या अर्थ होता है। अनपढ़ व्यक्ति होता है या फिर गंवार व्यक्ति होता है या फिर एकमात्र सहारा होता है या फिर असमर्थ होना होता है। तो अंधे की लकड़ी का जो अर्थ है वह है एकमात्र सहारा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। न्यूटन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं। बताइए आप लोग, न्यूटन ब्रह्मचारी नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं। लाला श्रीनिवास दास हैं या फिर श्रद्धा राम फिलौरी हैं या फिर बालकृष्ण भट्ट हैं या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। तो न्यूटन ब्रह्मचारी उपन्यास के जो लेखक हैं वह है बालकृष्ण भट्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष कौन सा है। बताइए आप लोग, परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष का जो समय है वह कौन सा है। 1882 है या फिर 1884 है, 1883 है या फिर 1885 है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, परीक्षा गुरु का जो प्रकाशन वर्ष का जो समय है वह है 1882 ईस्वी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि परीक्षा गुरु किसका रचना है। बताइएगा आप, परीक्षा गुरु जो है किसकी रचना है और किस विधा की रचना है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। रीत के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किसने किया। बताइए आप लोग, रीत के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग जो है किस आचार्य ने किया। आचार्य कुंतक ने किया या फिर आचार्य राजशेखर ने किया या फिर आचार्य मम्मट ने किया या फिर आचार्य वामन ने किया।
तो रीत के लिए मार्ग शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है दंडी ने किया। इसके अलावा कुंतक ने भी रीत के लिए मार्ग शब्द का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर इसलिए ए हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। सूफी काव्य का प्रमुख आधार क्या है? बताइए आप लोग, सूफी काव्य का प्रमुख आधार क्या है? पश्चिमी प्रेम कथाएं हैं या फिर हिंदू प्रेम कथाएं हैं या फिर मुस्लिम प्रेम कथाएं हैं या फिर प्रेमी कथाएं हैं? तो सूफी काव्य का प्रमुख आधार है हिंदू प्रेम कथाएं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है उसे हमें बताना है। साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है, यह कथन बालकृष्ण भट्ट का है, या फिर कामायनी में सर्गों की संख्या 16 होती है, या फिर अवधूत मत सिद्ध साहित्य से संबंधित है, या फिर प्राकृतिक पैंगलम दर्शन शास्त्र पर केंद्रित है। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, सत्य जो कथन है वह है ऑप्शन नंबर ए, साहित्य जनसमूह के हृदय का विकास है। यह जो कथन है बालकृष्ण भट्ट का है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। यथार्थवाद की मूल विशेषता इनमें से क्या है? बताइए आप लोग, यथार्थवाद की मूल विशेषता जो है इनमें से क्या है? जीवन से परिचित कराना, या फिर वर्तमान पर बल देना, या फिर जीवन की विषमताओं का चित्रण करना, या फिर सांस्कृतिक गतिविधियों का चित्रण करना। जिसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जीवन से परिचित कराना यथार्थ की मूल विशेषता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। गांधीवादी साहित्यकार थे। सोहनलाल द्विवेदी थे, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, या फिर भवानी प्रसाद मिश्र थे, या फिर मुंशी प्रेमचंद थे। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, गांधीवादी जो साहित्यकार थे वो कौन थे? भवानी प्रसाद मिश्र थे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? किस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है? भूषण ने, पद्माकर ने, या फिर सूरत मिश्र ने, या फिर मतीराम ने? तो जिस कवि ने भक्ति, श्रृंगार और वीर तीनों विषयों पर अधिकार पूर्वक लिखा है उनका नाम है पद्माकर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना किस शतक के कवि हैं? बताइए आप लोग, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो है किस शतक के कवि हैं? तार शतक के हैं, या फिर दूसरा शतक के हैं, या फिर तीसरा शतक के हैं, या फिर चौथा शतक के कवि हैं? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जो हैं तीसरा शतक के कवि हैं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य बताए जाते हैं? बताइए आप लोग, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के कितने शिष्य बताए जाते हैं? 8, 9, 10 या 12? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 12 शिष्य बताए जाते हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। मिथक का संबंध किससे माना गया है? बताइए आप लोग, मिथक का संबंध किससे माना गया है? अति मानवीय पौराणिक पात्रों से, या फिर कल्पना से, या फिर प्रतीक से, या फिर बिंब से? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, मिथक का संबंध जो है अति मानवीय पौराणिक पात्रों से माना गया है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। संगीत में एक सुर को दोगुने या चौगुने सुरों में दोहराने की क्रिया क्या कहलाती है? आलाप कहलाती है, प्रलाप कहलाती है, या फिर संलाप कहलाती है, या फिर विलाप कहलाती है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आलाप कहलाती है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? बताइए आप लोग, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? रसीम है, निहार है, यामा है, या फिर दीप शिखा है? तो महादेवी वर्मा का जो प्रथम काव्य संग्रह है वह है निहार। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका कहाँ से प्रकाशित हुआ? बताइए आप लोग, निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका जो है कहाँ से प्रकाशित हुआ? इलाहाबाद से, कलकत्ता से, कानपुर से, या फिर बनारस से? तो निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका जो है कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते
जयंती एवं फूलों का गुच्छा किसकी काव्य कृति है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की है, प्रेम घन की है, या फिर नवनीत चतुर्वेदी की है, या फिर राधा कृष्ण दास की है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 1992 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? पंत को मिला, दिनकर को मिला, या फिर नरेश मेहता को मिला, या फिर अज्ञेय को मिला? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा 1992 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है नरेश मेहता को मिला। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। रीत काल के प्रवर्तक माने जाते हैं, बताइए आप लोग रीत काल के जो प्रवर्तक है वो कौन माने जाते हैं? केशव माने जाते हैं, चिंतामणि माने जाते हैं, मतीराम माने जाते हैं, या फिर कृपाराम माने जाते हैं? तो रीत काल के प्रवर्तक जो है केशव दास माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। जबकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीत काल का प्रवर्तक जो है चिंतामणि को माने हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। परमेश्वर में कौन सा समास है? बताइए आप लोग, परमेश्वर में कौन सा समास है? द्विगु समास है, कर्मधारय समास है, या फिर द्वंद्व समास है, या फिर बहुब्रीहि समास है? तो परमेश्वर में जो है कर्मधारय समास है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी काव्यकृत नहीं है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सी एक काव्यकृत जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की नहीं है? फूलों का गुच्छा, या फिर पितर बिलाप, या फिर प्रेम मल्लिका, या फिर प्रेम सरोवर? तो फूलों का गुच्छा, प्रेम मल्लिका, प्रेम सरोवर जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है, जबकि पितर बिलाप जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना नहीं है। इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तुलसीदास प्रणीत रामाज्ञा प्रश्नावली किस प्रकार का ग्रंथ है? विज्ञान ग्रंथ है, ज्योतिष ग्रंथ है, या फिर श्रावक धर्म ग्रंथ है, या फिर वैराग्य ग्रंथ है? तो रामाज्ञा प्रश्नावली जो है ज्योतिष ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है, बताइए आप लोग, जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है? राजश्री है, चंद्रगुप्त है, या फिर स्कंदगुप्त है, या फिर ध्रुव स्वामिनी है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक जो नाटक है वह कौन सा है? वह है राजश्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का समुच्चय किस आलोचक ने कहा है? रामविलास शर्मा ने, या फिर नामवर सिंह ने, या फिर शांतप्रिय द्विवेदी ने, या फिर नंद दुलारे वाजपेयी ने? तो छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का समुच्चय जो है किस आलोचक ने कहा है? नामवर सिंह ने कहा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, स्मृत लेखा किस लेखक का संस्मरण विधा की रचना है? अज्ञेय का है, अस्क का है, या फिर जैनेन्द्र का है, या फिर महादेवी वर्मा का है? तो स्मृत लेखा जो है अज्ञेय का संस्मरण विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना निराला की नहीं है? अब लोग बताइए, इनमें से कौन सी एक रचना जो है निराला की नहीं है? परिमल है, झरना है, गीतिका है, या फिर अनामिका है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। झरना जो है निराला की रचना ना होकर के जयशंकर प्रसाद की रचना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला हैं, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बताइए आप लोग, बिहारी जो है किस राजा के दरबारी कवि थे? बूदी नरेश महाराज भाव सिंह के, या फिर जयपुर नरेश जय सिंह के, या फिर नागपुर के सूर्यवंशी भोसला मकरंद शाह के, या फिर चित्रकूट नरेश रुद्रदेव के? तो बिहारी जो है जयपुर नरेश जय सिंह के दरबारी कवि थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। इनमें से किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नातकोत्तर कक्षाओं के पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया था? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने, गया प्रसाद अग्निहोत्री ने, या फिर रामचंद्र शुक्ल ने, या फिर श्याम सुंदर दास ने? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। श्याम सुंदर दास ने इनकी रचना साहित्यलोचन। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 क्या है? लहरें व्योम चूमती उठती, लहरें व्योम चूमती उठती, चपलाएं असंख्य नाचती।
पंक्ति जयशंकर प्रसाद के किस रचना का अंश है? लहर का, झरना का, आंसू का या फिर कमायनी का? तो यह जो पंक्ति है यह कमायनी से लिया गया है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। यह कथन किसका है? मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक या भाव मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। यह कथन किसका है? सरदार पूर्ण सिंह का या फिर रामचंद्र शुक्ल का या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी का या फिर बालकृष्ण भट्ट का? तो उपयुक्त जो कथन है यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। सभ्यता कोई और ही चीज़ है, सभ्यता कोई और ही चीज़ है, उसका देह से इतना संबंध नहीं जितना मन से। यह कथन प्रेमचंद्र के किस कहानी का अंश है? बड़े घर की बेटी या फिर शतरंज के खिलाड़ी या फिर नया विवाह या फिर सभ्यता का रहस्य? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभ्यता का रहस्य कहानी का अंश है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी प्रचारणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था उसका नाम था? हिंदी का सरल व्याकरण या फिर हिंदी का प्रमाणिक व्याकरण या फिर हिंदी व्याकरण या फिर हिंदी का व्यवहारिक व्याकरण? तो उसका नाम था हिंदी का व्याकरण। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य प्रदेश की भाषा का आश्रय लेकर एक समान साहित्यिक भाषा स्वीकृत हुई जिसे चारणों ने नाम दिया? डिंगल भाषा, मेवाड़ी भाषा या फिर मारवाड़ी भाषा या फिर पिंगल भाषा? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पिंगल भाषा नाम दिया। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत व्यंजन ध्वनि है। बताइए आप लोग इनमें से कौन सा एक वर्ण जो है स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत व्यंजन ध्वनि है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी ध। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन इस है वह ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र पूर्ण ढक जाए। वाक्यांश के लिए एक शब्द है, खग्रास है, पूर्ण ग्रास है, हठ ग्रास है या फिर शून्य ग्रास है? तो वह ग्रहण जिसमें सूर्य या चंद्र पूर्णतः ढक जाए, वाक्यांश के लिए एक जो शब्द है वह है खग्रास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृत दंडी रचित है? बताइए आप लोग इनमें से कौन सी एक रचना दंडी की है? काव्यादर्श है, कादम्बरी है या फिर ध्वन्यालोक है या फिर काव्य प्रकाश है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा जो दंडी की रचना है वह है काव्यादर्श। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। हरिराम शब्द किस विभक्त किस वचन का रूप है? षष्ठी बहुवचन, चतुर्थी द्विवचन, पंचमी बहुवचन या फिर द्वितीय एक वचन? तो हरिराम शब्द जो है षष्ठी बहुवचन का रूप है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित काव्य रचना कौन सी है? देहात से हटकर या फिर महास्वप्न का मध्यांतर या फिर हवा में हस्ताक्षर या फिर पृथ्वी का कृष्णा पक्ष? तो कैलाश वाजपेयी की साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित जो काव्य रचना है वह है हवा में हस्ताक्षर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? बताइए आप लोग सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं, 4 होते हैं, 5 होते हैं या फिर 6 होते हैं? तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता होगा सर्वनाम के जो है 6 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्नलिखित निबंध संग्रहों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। एक तरफ निबंध संग्रह दिया गया है, दूसरी तरफ उनसे संबंधित लेखक दिए गए हैं जिसे हमें मिलान करना है। तो बताइए आप लोग युग संधियों पर किसका निबंध संग्रह है? तो यह जो निबंध संग्रह है यह है अज्ञेय जी का। वाद विवाद संवाद किसका निबंध संग्रह है? तो वाद विवाद संवाद जो है नामवर सिंह का निबंध संग्रह है। विराम चिन्ह किसका निबंध संग्रह है? तो यह है रामविलास शर्मा का। सभ्यता किसका निबंध संग्रह है? तो यह है धर्मवीर भारती का। ठीक है, इसलिए इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर इसमें डी होगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। चंद्रालोक के रचनाकार कौन है? बताइए आप लोग चंद्रालोक के रचनाकार कौन है?
विश्वनाथ हैं, राजशेखर हैं, दंडी हैं या फिर जयदेव हैं। तो चंद्रालोक की जो रचनाकार है वह है जयदेव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? तो दोस्तों आप लोग बहुत अच्छी तरह से पता होगा तुलसीदास के संबंध में यह जो कथन है यह है किसका? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? लल्लू लाल हैं, सदर मिश्र हैं, इंसान अल्लाह खां हैं या फिर राजा लक्ष्मण सिंह हैं। तो रानी केतकी की कहानी के जो रचनाकार हैं वह है इंसान अल्लाह खां। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। हिंदी की कालजयी पत्रिका हंस के संस्थापक का नाम क्या है? बताइए आप लोग, हंस पत्रिका के संस्थापक का नाम क्या है? मदन मोहन मालवीय है, प्रेमचंद है, रामचंद्र शुक्ल है या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी है। तो हंस पत्रिका के जो संस्थापक हैं वह है मुंशी प्रेमचंद। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? बताइए आप लोग, सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन जो है कहाँ से होता है? दिल्ली, बनारस, कलकत्ता या फिर इलाहाबाद से। तो सम्मेलन पत्रिका का प्रकाशन जो है इलाहाबाद से होता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है। 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण है। बताइए आप लोग, 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण क्या है? तो इसका जो मानक उच्चारण है वह है 66। ऑप्शन नंबर टी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण को क्या कहते हैं जिससे उसके कार्य व्यापार के समय और उसकी पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध हो? संज्ञा कहते हैं, परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं, अव्यय कहते हैं या फिर काल कहते हैं। तो उसे जो है काल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या होगा? बताइए आप लोग, अत्यावश्यक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वह होगा अति प्लस आवश्यक। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। फलों के निम्नलिखित नामों में से कौन सा फारसी भाषा का है? बताइए आप लोग, एक इनमें से कौन सा नाम जो है फारसी भाषा का है? तो वह है अंगूर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य को कहते हैं। विभाव कहते हैं, अनुभाव कहते हैं, संचारी भाव कहते हैं या फिर अस्थाई भाव कहते हैं। तो उसे जो है अनुभाव कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। किस लेखक के इतिहास ग्रंथ में सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन मिलता है? शिव सिंह सेंगर या फिर महेश दत्त शुक्ल या फिर फैलन और कमरुद्दीन या फिर जॉर्ज ग्रियर्सन? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, काल विभाजन जो है सर्वप्रथम जो है जॉर्ज ग्रियर्सन की इतिहास ग्रंथ में मिलता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। कहानी और कहानीकार की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, उसे हमें बताना है। तो वापसी जो है उषा प्रिवंदा की कहानी है, यह बिल्कुल सही है। यही सच है मंडू भंडारी की कहानी है, यह भी सही है। जयदोल जो है अज्ञेय की कहानी है, यह भी सही है। जबकि ठेस कहानी जो है जैनेन्द्र की न होकर के फणीश्वर नाथ रेणु की है। किसकी है? फणीश्वर नाथ रेणु की है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? निम्नलिखित में से एक कथन गलत है, उसे हमें बताना है। बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक कथन जो है गलत है? कमानी प्रसाद द्वारा लिखा गया महाकाव्य है या फिर आशु प्रसाद द्वारा रचित खंडकाव्य है या फिर काव्य और कला तथा अन्य निबंध प्रसाद द्वारा रचित निबंध संग्रह है या फिर इरावती प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी है? तो यही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इरावती जो है जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी गई कहानी ना होकर के इनका अधूरा उपन्यास है। ठीक है। चलिए हम लोग आँख का काजल चुराना। बताइए आप लोग, आँख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ है सामने या पास की वस्तु चुरा लेना
या फिर आँख में लगाने वाले काजल की चोरी करना, या फिर मामूली वस्तु की चोरी करना, या फिर असंभव प्रकार की चोरी का प्रयत्न करना। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, आँख का काजल चुराना मुहावरे का अर्थ है सामने या पास की वस्तु चुरा लेना। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द में एक उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? बताइए आप लोग इनमें से किस एक शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, कुख्यात में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, कुचाल में उपसर्ग शब्द का प्रयोग हुआ है, जबकि कुयोग में भी उपसर्ग शब्द का प्रयोग हुआ है, जबकि कुलीन शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। इसमें इन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बाकी तीनों में जो है कु उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। जमादार शब्द स्रोत के आधार पर किस वर्ग का शब्द है? फारसी का है, अरबी का है, तुर्की का है, या फिर संकर का है? तो जमादार जो शब्द है या संकर शब्द है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। बच्चा लड्डू के लिए रोता है, इसका सही अनुवाद क्या होगा? बताइए आप लोग, बच्चा लड्डू के लिए रोता है, इसका सही अनुवाद होगा ऑप्शन नंबर डी, शिशु मोदकाय रुदति। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। पुरानी हिंदी नामकरण किसने किया? बताइए आप लोग, पुरानी हिंदी का नामकरण जो है किसने किया? चतुर्सेन शास्त्री ने, या फिर चंद्र शर्मा गुलेरी ने, या फिर विश्वनाथ मिश्र ने, या फिर राम कुमार वर्मा ने? तो पुरानी हिंदी का नामकरण जो है चंद्र शर्मा गुलेरी जी ने किया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। संस्कृत व्याकरण के अनुसार निम्न में शुद्ध शब्द कौन सा है? तो वह है ऑप्शन नंबर बी, मृत्युप्रांत। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। रातों रात में समास है, बताइए आप लोग, रातों रात में कौन सा समास है? अव्ययी भाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है, या फिर कर्मधारय है? तो रातों रात में अव्ययी भाव समास है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं। किस शब्द में विसर्ग संधि है? बताइए आप लोग, किस शब्द में विसर्ग संधि है? हिमालय में, उल्लास में, अहंकार में, या फिर दुष्कर्म में? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दुष्कर्म में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। संज्ञा के अंत में लगाने वाले, संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय कहलाता है? संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय कहलाता है। बताइए आप लोग, संज्ञा के अंत में लगने वाला प्रत्यय कहलाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? बताइए आप लोग, मुंशी प्रेमचंद का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन है, प्रेमा है, कर्मभूमि है, या फिर निर्मला है? तो मुंशी प्रेमचंद का जो प्रथम उपन्यास है वह है सेवा सदन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। ताई कहानी के लेखक कौन है? बताइए आप लोग, ताई कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन है, या फिर विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक है, या फिर प्रेमचंद है, या फिर जयशंकर प्रसाद है? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ताई कहानी के जो लेखक है वह है विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है? इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती है, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती है? इन पंक्तियों के रचनाकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत है, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद है, या फिर निराला है? तो इन पंक्तियों के जो लेखक हैं वह है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह जो काव्य पंक्ति है यह आंसू से लिया गया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। बादलों के घेरे किसकी कहानी है? बताइए आप लोग, बादलों के घेरे किसकी कहानी है? मन्नू भंडारी की है, कृष्णा सोबती की है, या फिर उषा प्रेमदा की है, या फिर सचप्रभा शास्त्री की है? तो बादलों के घेरे जो कहानी है यह है कृष्णा सोबती की। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालिदास का लालित योजना किसकी कृति है? रामचंद्र शुक्ल की है, हजारी प्रसाद की है, या फिर शांतप्री की है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी की है?
तो कालिदास की लालित योजना जो है किसकी रचना है? तो यह है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया है? जयशंकर प्रसाद ने, निराला ने, मुकुटधर पांडे ने या फिर धर्मवीर भारती ने? तो आप लोग बहुत अच्छी तरह से पता होगा, छायावाद को छायावाद नाम जो है मुकुटधर पांडे जी ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 क्या है? ताप के ताए हुए दिन किसकी रचना है? बताइए आप लोग। ताप के ताए हुए दिन जो है किसकी रचना है? शमशेर बहादुर सिंह की है, नागार्जुन की है, त्रिलोचन की है या फिर रघुवीर सहाय की है? तो ताप के ताए हुए दिन जो है त्रिलोचन की रचना है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यह कविता संग्रह है। इस पर 1981 ईस्वी में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। ताबे के कीड़े किसकी कृति है? बताइए आप लोग, ताबे के कीड़े किसकी कृति है? भुवनेश्वर की या फिर उपेंद्र नाथ अश्क की या फिर राम कुमार वर्मा की या फिर धर्मवीर भारती की? तो ताबे के कीड़े जो है भुवनेश्वर का नाटक विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है। अंधेरे बंद कमरे किस विधा की रचना है? बताइए आप लोग, अंधेरे बंद कमरे जो है किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, कहानी या फिर आत्मकथा? तो अंधेरे बंद कमरे जो है उपन्यास विधा की रचना है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। मोहन द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? कृतवाच्य है, कर्मवाच्य है, संयुक्त वाच्य है या फिर भाववाच्य है? तो इसमें जो है कर्मवाच्य है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 देखते हैं। सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन में ओझल हो शशि, फिर शशि में ओझल हो घन। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? बताइए आप लोग, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो उपयुक्त पंक्ति में दृष्टांत अलंकार है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? बताइए आप लोग, खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन है? नरपत नाल है, सरहपा है, विद्यापति है या फिर अमीर खुसरो हैं? तो खड़ी बोली के जो प्रथम कवि हैं वह है अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं। कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक शब्द जो है तो स्त्रीलिंग है? तो वह है कौन सा? अर्गला। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बाकी तीनों जो हैं पुल्लिंग शब्द हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? बताइए आप लोग, इनमें से कौन सा एक शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है? तो वह है अंत्याक्षरी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती हैं, वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? बताइए आप लोग, इस वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है? तो इस वाक्य का जो शुद्ध रूप है वह है ऑप्शन नंबर बी, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? बताइए आप लोग, हिमालय जो है किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक या फिर समूहवाचक? तो हिमालय जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। गवाया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताइए आप लोग, गवाया शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें जो प्रत्यय होगा वह होगा एय प्रत्यय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है वाक्यांश के लिए एक शब्द कौन सा होगा? बताइए आप लोग, जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है उसके लिए एक शब्द कौन सा होगा? तो उसके लिए जो एक शब्द होगा वह होगा विपत्नीक। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 86 से 90 तक हम लोगों को पद्यांश के आधार पर प्रश्न का उत्तर देना है। तो दोस्तों आप लोग पद्यांश देख लीजिएगा, हम सीधा उत्तर देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ? बताइए आप लोग, धरती पर इंसान के आने के बाद क्या हुआ? जंगल घटने लगे, जानवर घटने लगे, पक्षी घटने लगे, ये सभी। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा का भाव क्या है? बताइए आप लोग, इंसान बढ़ने लगा बेतहाशा, इसका भाव क्या है? तो इसका जो भाव होगा वह होगा इंसान खूब तरक्की करने लगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 देखते हैं। प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती है? बताइए आप लोग, प्रकृति किसके प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती है? जंगल के प्रति, या फिर पशु पक्षियों के प्रति, या फिर इंसानों के प्रति, या फिर इन सभी के प्रति? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन सभी के प्रति। जो प्रकृति जो है किसी के प्रति नाइंसाफ़ी नहीं करती है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया है? बताइए आप लोग, कविता के अंत में क्या व्यंग किया गया है? इंसानों में अब इंसानियत खत्म हो गई। ऑप्शन नंबर डी बी होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी होगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। अब कहाँ जाते जंगल का भाव है? बताइए आप लोग, अब कहाँ जाते जंगल का भाव क्या है? अब जंगल कहीं जाने लायक नहीं रहे, या फिर अब जंगल खूब बढ़ने लगे, अब जंगल समाप्त होने लगे, या फिर अब जंगलों में परिंदे नहीं रहते? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अब जंगल समाप्त होने लगे। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। उसने पढ़ा, उसने खाया और उसने चीखा जैसे भाषा प्रयोग दर्शाते हैं। बताइए आप लोग, इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नियम कंठस्थ न होना। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन सुहेल 1 साल पहले असम से पंजाब आया है। वह हिंदी भाषा का प्रयोग करते समय त्रुटियां करता है। एक शिक्षक के रूप में आप किस कथन को सही मानेंगे? सुहेल को बार बार उसकी त्रुटियों के बारे में बताना चाहिए। सुहेल की मातृभाषा का प्रभाव लक्ष्य भाषा पर नहीं पड़ने देना चाहिए। उसे रोज़ 1 घंटा हिंदी भाषा के शब्द बोलने का अभ्यास कराना चाहिए। सुहेल को भाषा प्रयोग के अधिकाधिक अवसर या प्रोत्साहन देना चाहिए। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में क्या है? भाषा सीखने में होने वाली त्रुटियां भाषा प्रयोग की असफलताओं की ओर संकेत करती है। भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव है, सही नहीं है, इनके प्रति कठोर रवैया अपनाना चाहिए। बच्चे, शिक्षक, पाठ्यक्रम आदि की असफलताओं के संकेतक हैं। इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भाषा सीखने की प्रक्रिया के स्वाभाविक पड़ाव है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब भाषा के नियम कंठस्थ कराए जाए, भाषा शिक्षक कठोर रवैया अपनाए, भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य हो, भाषा की पाठ्यपुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेश हो। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 में क्या है? नाटक शिक्षण के सतत और व्यापक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? लिखित परीक्षा, मुख्य संवादों को सुंदर रूप से लिखना, पढ़े गए नाटक का मंचन, या फिर पात्रों का चरित्र चित्रण लिखना। तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। ब्राह्मण 1883 ईस्वी में प्रकाशित पत्रिका के संपादक कौन हैं? बताइए आप लोग, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक कौन हैं? प्रताप नारायण मिश्र, श्याम सुंदर सेन, या फिर गुलाब शंकर, या फिर बद्री नारायण चौधरी? तो ब्राह्मण पत्रिका के जो संपादक हैं वह कौन है? तो वह है प्रताप नारायण मिश्र। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1999 ईस्वी में संपूर्ण साहित्य रचना में किस हिंदी साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया? नरेश मेहता को, कृष्णा सोबती को, निर्मल वर्मा को, या फिर अज्ञेय को? तो 1999 ईस्वी में संपूर्ण साहित्य रचना में निर्मल वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आंगन के पार द्वार रचना पर
सन 1964 ईस्वी में किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? अज्ञेय को, भीष्म साहनी को, धूमिल को या फिर उदय प्रकाश को? तो 1964 ईस्वी में अज्ञेय को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं। आम के पत्ते काव्य पर 2011 ईस्वी में किस साहित्यकार को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया? रामदरस मिश्र को, चित्रा मुदगल को या फिर मृदुला गर्ग को या फिर मन्नू भंडारी को? तो इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रामदरस मिश्र को व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया 2011 ईस्वी में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं और इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1874 ईस्वी में हिंदी में संवर्धनी सभा के संस्थापक हैं बाबू तोताराम वर्मा, डॉक्टर रघुवंश या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर शिव कुमार सिंह? इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाबू तोताराम वर्मा। ठीक दोस्तों, मेरा यह प्रैक्टिस सेट यहीं समाप्त होता है। यदि मेरा वीडियो आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों का कितना क्वेश्चन सही हुआ है। दोस्तों आप लोग